नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनियस क्लासेस में। तो पिछली क्लास में अपन ने क्रॉपिंग सिस्टम में देख लिया था खेती के प्रकार के बारे में। खेती को 5 प्रकार में विभक्त किया था, विविध खेती, विशिष्ट खेती, उसके बाद में अपन ने देखा था शुष्क खेती, रेंचर खेती, और चौथा प्रकार था वहां पर 5वां प्रकार था रेंचर खेती का। तो इस प्रकार 5 प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था। अब स्टार्ट करते हैं हम खेती की प्रणालियां। खेती की प्रणाली बताने से पहले लास्ट में अपन ने खेती के प्रकार देखा था, एक रेंचर खेती। तो रेंचर खेती के बारे में एक चीज बता देता हूँ आपको, वो कल पिछली वाली क्लास में छूट गई थी। तो रेंचर खेती में क्या है कि जहां पर जिस स्थान पर रेंचर द्वारा मतलब खेत में पशुओं को चराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? रेंच लैंड। क्या कहा जाता है? रेंच लैंड। उसे रेंच लैंड कहा जाता है। तथा जो किसान पशुओं को चरा रहा हो उस क्षेत्र के अंदर उसे रेंचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? रेंचर। रेंचर। तो ये 2 वर्ड देखे थे अपन ने पिछली क्लास में। अपन ने उसमें रेंचिंग फार्मिंग के अंदर छूट गए थे, तो इसे आज देख लेते हैं। जिस स्थान पर पशुओं को चराया जाता है उसे रेंच लैंड कहा जाता है, और जो किसान उसको पशुओं को चरा रहा है उसे रेंचर कहा जाता है। तो एक कल की क्लास का छूट गया था, वो देख लिया। अब आगे आज अपन स्टार्ट करते हैं खेती की प्रणालियां। खेती की प्रणालियां कौन कौन सी है, कितने भागों में बांटा गया है खेती की प्रणालियां, उनके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो खेती की प्रणाली किसे कहते हैं? जब भूमि का अध्ययन उसके स्वामित्व, भूमि का अध्ययन उसके स्वामित्व व प्रबंधन के आधार पर एवं प्रबंधन के आधार पर करते हैं तो खेती की प्रणालियों में विभक्त करते हैं। अपने खेती के प्रकार देखे थे। खेती के प्रकार में अपन ने परिभाषा देखी थी कि जब भूमि को उसकी उपयोगिता के आधार पर विभक्त करते हैं। भूमि को अगर उपयोगिता के आधार पर देखते हैं तो खेती के प्रकार होंगे। अगर भूमि को उसके स्वामित्व व प्रबंधन के आधार पर देखते हैं तो उसकी प्रणालियां होंगी। तो प्रणालियों में देखते हैं खेती की लगभग 5 प्रणालियां, मोस्टली 5 प्रणालियां हैं। उस पर स्वामित्व एक सारणी है, सारणी के जरिए 5 प्रणाली को समझाने की कोशिश करूंगा। खेती की प्रणाली आ गई, स्वामित्व, प्रबंधन, कौन प्रबंधन करेगा उस प्रणाली का, और उद्देश्य क्या रहेगा उस प्रणाली का। पश्चिम तो खेती की प्रणाली आ जाएगी, फिर स्वामित्व, उस खेती की प्रणाली पर किसका स्वामित्व रहेगा, कौन प्रबंधन करेगा, और उसका उद्देश्य क्या होगा। तो पश्चिम देखते हैं अपन व्यक्तिगत या काश्तकार खेती। व्यक्तिगत या काश्तकार खेती, इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर किसान द्वारा उस पर खेती की जाती है। जैसे स्वामित्व किसका? व्यक्तिगत का हो गया। इसमें क्या हो गया? स्वामित्व किसका हुआ? व्यक्तिगत किसान का हो गया। एक कोई भी किसान हो गया, मैं एक किसान हूं तो जो मेरा खेत है उसमें मेरा स्वयं का स्वामित्व है। मैं जो चाहूं फसल उगाऊंगा, अगर मैं नहीं चाहूं तो उसको सूखा भी पड़ा रहने दूंगा। तो इसमें क्या हो गया? स्वामित्व में व्यक्तिगत हो गया। प्रबंधन भी कौन करेगा? प्रबंधन, मेरा खेत है तो मैं प्रबंधन करूंगा, तो उसमें क्या होगा कि प्रबंधन भी व्यक्तिगत होगा। और इसमें क्या होता है? उद्देश्य पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। किसान किस लिए खेती करता है? अपनी पारिवारिक के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खेती करता है। तो फर्स्ट देख ले अपने व्यक्तिगत या काश्तकार खेती, स्वामित्व भी व्यक्तिगत होगा, इसमें प्रबंधन भी व्यक्तिगत होगा, और उद्देश्य क्या रहेगा? इसमें पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसका उद्देश्य रहेगा। अब सेकंड देखते हैं राजकीय खेती। राजकीय खेती या स्टेट फार्मिंग। राजकीय खेती, स्टेट फार्मिंग किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि जो खेती कर रहे हैं अपन, वो सरकारी, जो स्वामित्व किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। अपने कई लैंड देखे होंगे, कई स्थान देखे होंगे, कई ऐसे अनुसंधान संस्थान देखे होंगे जहां पर बड़े बड़े क्षेत्रों को छोड़ा गया है। जैसे यूनिवर्सिटियों के अंदर देखते हैं अपन, कॉलेजों के अंदर देखते हैं, अनुसंधान के लिए गवर्नमेंट की जमीन होती है, वहां पर अनुसंधान के लिए उनको स्टूडेंटों को दी जाती है, वहां पर गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं। तो सरकारी स्वामित्व होता है, सरकार का स्वामित्व होता है, और इसका जो प्रबंधन करते हैं वो भी सरकारी कर्मचारी करते हैं। इसका प्रबंधन भी सरकार द्वारा नियुक्त किए हुए कर्मचारी ही इसका प्रबंधन करते हैं, और इसका उद्देश्य होता है अनुसंधान। अनुसंधान में आ गया नई किस्मों का विकास करना, नई नई चीजों का आविष्कार करना, इस कौन से जो फर्टिलाइजर उनका कैसे क्या उपयोग रहेगा, किसका कितना कृषि के अंदर योगदान रहेगा। तो ये अनुसंधान के द्वारा अपने को पता चलता है, बाद में किसानों तक पहुंचता है। तो इसमें क्या होता है कि राजकीय स्टेट फार्मिंग में
कि सरकारी कर्मचारी ही सरकार का स्वामित्व रहेगा, सरकारी कर्मचारी ही उसकी देख रेख करेगा और उसका अनुसंधान के रूप में कार्य में लेगा। फिर आगे देखते हैं पूंजीवादी खेती। पूंजीवादी खेती को कैपिटलिस्टिक खेती भी कहते हैं, कैपिटलिस्टिक खेती भी कहते हैं। इसमें जो स्वामित्व रहता है वो पूंजीपति का रहता है। कोई उद्योगपति है तो वो बड़े पैमाने पर किसानों की जमीन को ले लेता है और उस पर क्या करता है, खेती करता है। तो इसमें क्या प्राइवेट कर्मचारी लगाता है, वो खुद के क्या प्राइवेट कर्मचारी लगाता है। बहुत बड़ा उद्योगपति है तो खुद तो काम नहीं करेगा, उसके पास तो बहुत वैसे ही बहुत सारे पैसे हैं, तो वो क्या प्राइवेट कर्मचारी लगाएगा। प्राइवेट कर्मचारी आप हमारे जैसे प्राइवेट कर्मचारी लगाएगा, वो प्राइवेट कर्मचारी उसकी देखरेख करेंगे, उसका प्रबंधन करेंगे, जो भी फसल उगाएगी उसका प्रबंधन करेंगे। जो उद्योगपति है उसका जो उद्देश्य रहता है हमेशा अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। जैसे 50 रुपए लगाएगा अगर वो खेत में, तो वो कम से कम इतना तो एक्सेप्ट करेगा कि कम से कम में 100 रुपए तो इससे कमाऊं। तो ये क्या हो गया, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। इसका उद्देश्य क्या हो गया, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। तो पूंजीवादी खेती में पूंजीपति स्वामित्व पूंजीपति का हो गया, प्रबंधन प्राइवेट कर्मचारी के हो गए, और जो अधिकतम इसका उद्देश्य हो गया अधिकतम लाभ प्राप्त करना। क्या हो गया, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। फिर आ गया जो चौथा, सामूहिक खेती करना या कलेक्टिव फार्मिंग। सामूहिक खेती या कलेक्टिव फार्मिंग क्या होता है, कोई समूह होता है, समूह द्वारा उस पूरे समूह का स्वामित्व होता है। जैसे 10 जनों ने मिलकर जमीन खरीद ली तो वहां पर 10 के 10 ही खेती करेंगे, 10 का ही स्वामित्व है और उनका जो सामाजिक कल्याण के लिए लेते हैं। ऐसी जमीनें कहां पर लेते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए लेते हैं। जैसे गांव की धर्मशाला हो गई या फिर ऐसा कोई भी लैंड हो गया, गांव में पूरे गांव का मिलकर इकट्ठा जो होता है, जो खेत होता है जिसके अंदर सारे कार्य या फिर प्रोग्राम नियोजित किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे सामूहिक खेती में जो स्वामित्व होगा वो भी सामूहिक होगा। अगर पूरे गांव का है अधिकार है उसमें, तो स्वामित्व पूरे गांव का अधिकार हो गया। उसमें प्रबंधन भी पूरा होगा, जिनका स्वामित्व है सब प्रबंधन करेंगे। अगर पूरे गांव का खेत है तो पूरे ही उसका मिलकर प्रबंधन करेंगे, पूरा गांव ही उसका मिलकर प्रबंधन करेगा। फिर आगे देखते उद्देश्य इसका समाज कल्याण का होता है। उद्देश्य क्या होता है, समाज कल्याण का होता है। इसमें लाभ नहीं देखा जाता है, इसमें देता है कि समाज कल्याण हेतु कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। जैसे गांव के अंदर मंदिरों का निर्माण करवा लेते हैं, जो भी सरसों का कूटा आता है उससे मंदिरों का निर्माण करवा लेते हैं। ऐसे ही जो क्या नाम है सरकारी भूमि होती है या सामूहिक भूमि होती है, उससे जो धन प्राप्त होता है उसे समाज कल्याण के लिए लगा देते हैं। स्कूलों के अंदर डोनेट कर देते हैं, जो भी वो आता है धन आता है उसको स्कूलों में डोनेट कर देते हैं या किसी समाज कल्याण के अंदर लगा देते हैं। तो इस प्रकार अपन ने खेती की प्रणालियां देख ली थी, 5 भागों में बटा 4 हो गई और 5वीं है सहकारी खेती। सहकारी खेती है कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती है कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसके अंदर आगे स्वामित्व भी इसका सरकार का होगा और प्रबंधन भी सरकार का होगा इसके अंदर। तो एक बार वापस रिवीजन करा देता हूं मैं। खेती की प्रणालियां, इसमें खेत भूमि का अध्ययन उसके स्वामित्व एवं प्रबंधन के आधार पर कराया जाता है और इसको 5 भागों में विभक्त किया गया। फर्स्ट व्यक्तिगत है, स्वामित्व व्यक्तिगत हो गया, प्रबंधन भी व्यक्तिगत हो गया, उद्देश्य पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो करना। फिर आ गया राजकीय खेती स्टेट फार्मिंग। इसमें क्या होता है, स्वामित्व सरकार का होता है, सरकारी कर्मचारी लगे रहते हैं इसमें, अनुसंधान के लिए इसका उद्देश्य होता है अनुसंधान का। पूंजीवादी खेती में पूंजीपति अधिकार स्वामित्व होता है, उसका अधिकार होता है और प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, प्राइवेट कर्मचारी द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है और अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। फिर देखते हैं सामूहिक खेती। सामूहिक खेती में समूह का पूरे समूह का स्वामित्व होता है, पूरे समूह का अधिकार होता है। प्रबंधन किसका किया जाता है, सामूहिक ही इसका प्रबंधन किया जाता है और समाज कल्याण इसका उद्देश्य होता है। खेती की प्रणाली के बाद में अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट में अपन देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस चैप्टर की। क्रॉपिंग सिस्टम की जो मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाएं हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है कटाई सूचकांक। कटाई सूचकांक या हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स ये किसने खोजी थी, हार्वेस्ट इंडेक्स की किन्होंने बनाई थी, तो डोनाल्ड ने 1938 में बनाई थी। किसने बनाई थी, डोनाल्ड ने 1938 में बनाई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ने 1938 में बनाई थी। किन्होंने, डोनाल्ड ने 1938 में बनाई थी कटाई सूचकांक का
आविष्कार किया था या इन्होंने जो इंडेक्स बनाई थी सर्वप्रथम इन्होंने ही बनाई थी। इन्होंने इंडेक्स का फॉर्मूला दिया था आर्थिक उपज बटे हुए जैविक उपज मल्टीप्लाई 100, आर्थिक उपज बटे हुए जैविक उपज इंटू 100। आर्थिक उपज किसे कहेंगे, जैसे दाना हो गया, दाना क्या हो गया, आर्थिक उपज हो गई। और जो जैविक उपज है, जैविक उपज हो गई दाना प्लस भूसा, दाना प्लस भूसा, इसकी जैविक उपज हो गई। तो जो जैविक उपज में संपूर्ण पौधा आ जाता है, संपूर्ण पौधे के जो वानस्पतिक भाग होते हैं वो सब आ जाते हैं, लेकिन आर्थिक उपज में ओनली सिर्फ दाना दाना आता है जो मार्केट में बेचा जाता है, जो मार्केट में क्रय विक्रय किया जाता है, वो आता है आर्थिक उपज के अंतर्गत। तो क्या होता है कि हार्वेस्ट इंडेक्स में आर्थिक उपज बटे हुए जैविक उपज मल्टीप्लाई 100। तो कटाई सूचकांक, सर्वाधिक जो कटाई सूचकांक होता है वह है धान का। सर्वाधिक कटाई सूचकांक किनका है, धान का है। कौन सी फसल का है, धान का। कितना है, 40 से 45%, 40 से 45% धान का कटाई सूचकांक है। सबसे कम किसका है, अरहर का। कितना प्रतिशत है, 19% है कटाई सूचकांक अरहर का। अपन देख ले, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हार्वेस्टिंग इंडेक्स का। हार्वेस्टिंग इंडेक्स का, हार्वेस्ट इंडेक्स का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आर्थिक उपज हो गई अपने पास 20 और दाना, तो ये हो गया 20 आर्थिक उपज का, और भूसा हो गया 30% मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया 20/50 मल्टीप्लाई 100, 50 दो गए तो कितना आ गया, 40%। 40% क्या आ गया, ये हार्वेस्ट इंडेक्स आ गया। तो इस प्रकार अपन ने एक एग्जांपल देख लिया यहाँ पर किस प्रकार हार्वेस्ट इंडेक्स निकाला जाता है। तो इस प्रकार हार्वेस्ट इंडेक्स निकाला जाता है। अपन क्वेश्चन में एग्जांपल नॉर्मल सा क्वेश्चन देकर पूछ लेंगे कि इसका आर्थिक उपज इतनी है, जैविक उपज इतनी है, तो इसका हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होगा। तो उस कंडीशन में अपने को ये फॉर्मूला आना चाहिए। इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं, इस प्रकार की खेती में किसी भी कृत्रिम संश्लेषित रसायन पदार्थ का, किसी भी कृत्रिम संश्लेषित रसायन पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो भी कृत्रिम संश्लेषित रासायनिक पदार्थ है वो खेती में प्रयोग नहीं करते हैं। इन्हें जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। नेचुरल तरीके से जो फार्मिंग की जाती है उसे जैविक खेती कहा जाता है। इसमें कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगली परिभाषा देखते हैं अपन स्थानांतरित खेती की। स्थानांतरित खेती या इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित खेती, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी भी स्थान पर कुछ वर्षों तक खेती करने से वहां की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। कोई भी स्थान है वहां पर कुछ वर्षों तक खेती करने पर वहां की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है या उर्वरता कम हो जाती है। शुरुआत के अंदर वहां पर पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, लेकिन जो फसल बोते हैं वो कंजर्वेशन, फसल की कंजर्वेशन से वहां पर पोषक तत्वों की उर्वरता कम होती है। तो कुछ वर्षों तक तो पैदावार अच्छी होती है, उसके बाद में कम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहां के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उपभोग करती फसलें उपभोग करती है न्यूट्रिएंट का। तो इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी एक स्थान पर कुछ वर्षों तक खेती करने पर वहां की उर्वरता कम हो जाती है। उर्वरता क्या होती है, कम हो जाती है। उर्वरता कम हो जाती है, इसके कारण, इस कारण कुछ लोग जिन्हें आदिवासी भी कह सकते हैं, अधिकतर आदिवासी ये खेती करते हैं स्थानांतरित खेती। तो कुछ लोग आदिवासी कुछ समय तक वहां खेती करते हैं, कुछ समय तक तो वहां पर खेती करते हैं जहां तक उसकी उर्वरता शक्ति बनी रहती है, उर्वरता बनी रहती है, तब तक तो वहां पर खेती करते हैं। और उसके बाद में अन्य स्थान पर जंगलों को काट कर एवं जलाकर वहां पर खेती करते हैं। इस प्रक्रिया को वह बार बार दोहराते हैं। बार बार दोहराते हैं। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि एक स्थान पर खेती की आदिवासियों ने, वहां कुछ वर्षों तक खेती की, वहां उर्वरता कम होने पर वहां पर पैदावार कम होने लग जाती है। उसके बाद में वह अन्यत्र स्थान पर जाते हैं, वहां जंगलों को काटते हैं, वहां जंगलों पर काट कर वहां उन्हें जो पेड़ होते हैं उनको जला देते हैं। जलाने के बाद जो राख होती है उसको छिड़क कर खेती करते हैं। तो वहां पर कुछ वर्षों तक और बढ़िया खेती होती है,
वहां पर क्योंकि न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे, पोषक तत्व ज्यादा होंगे, कुछ वर्षों तक बढ़िया खेती होगी, उसके बाद में फिर पैदावार कम होगी, तो फिर आगे जाएंगे, फिर जंगलों को काटेंगे, जलाएंगे, उसके बाद में फिर खेती करेंगे। इस प्रकार इसके प्रक्रिया को क्या बार बार दोहराते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, स्थानांतरित खेती करते हैं। नागालैंड के आदिवासी लोग अब भी इस प्रकार की खेती करते हैं। नागालैंड के, भारत के अंदर नागालैंड के आदिवासी लोग आज भी शिफ्टिंग खेती करते हैं, स्थानांतरित खेती करते हैं। वहां के लोग जंगलों को काटकर वहां पर खेती करते हैं, कुछ वर्षों बाद फिर अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। अन्य नामों से कौन कौन से नामों से जाना जा सकता है इसको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन काटना एवं जलाना, इसी को स्थानांतरित खेती को ही कहते हैं। फिर आगे स्लेश एंड बर्न भी इसी का नाम है। बुशफेलो भी इसी का नाम है। नाम याद रखना है, किसी भी नाम से दे सकते हैं। स्थानांतरित खेती के नाम से तो सब जानते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जान जाते हैं, काटना एवं जलाना इस नाम से भी जानते हैं। इन दो नामों को स्पेशली ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाएंगे तो पहचान नहीं पाओगे कि स्लेश एंड बर्न खेती किसे कहते हैं, तो स्थानांतरित खेती को स्लेश एंड बर्न खेती कहते हैं। और बुशफेलो भी इसी को कहा जाता है, स्थानांतरित खेती को ही बुशफेलो कहा। अगली परिभाषा पर चलते हैं अपन। अगली परिभाषा है बॉर्डर फार्मिंग में क्या होता है कि खेती का वह प्रकार जिसमें उपज में कमी किए बिना, उपज में कोई भी कमी नहीं होगी, खाद, बीज एवं दवाइयों का 25% हिस्सा बचा लिया जाता है। इसमें क्या, बिना उपज कम किए, उपज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, बॉर्डर फार्मिंग का, लेकिन जो दवाइयां, खाद, बीज, इनका 25% हिस्सा बचा लिया जाता है किसान का। तो इसमें क्या होता है कि वास्तव में बॉर्डर क्रॉपिंग में बुआई का एक तरीका है। बॉर्डर क्रॉपिंग क्या है, बुआई का एक तरीका है जिसमें प्रत्येक 3 लाइन की बुआई के बाद में चौथी लाइन की जगह खाली छोड़ दी जाती है। क्या कर दी जाती है, चौथी लाइन की जगह खाली छोड़ दी जाती है। 3 लाइन लगातार 3 लाइन फसल की होगी, चौथी लाइन को खाली छोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो खेती करते हैं उसमें उपज की भी कमी नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर तरीके से पौधे की वृद्धि होती है, प्लस क्या नाम है, खाद, बीज एवं दवाइयों का 25% हिस्सा किसान द्वारा बचा लिया जाता है। तो इस प्रकार की फार्मिंग को क्या कहते हैं, बॉर्डर फार्मिंग कहते हैं। ये क्या वास्तव में बुआई का एक तरीका है। क्या है ये, बुआई का एक तरीका है। फिर चलते हैं अपन दियारा खेती की तरफ। दियारा खेती कैसे कहते हैं, तो ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्ष में एक निश्चित समय में जल भरा रहता है, जल में डूबे रहते हैं, इन क्षेत्रों को दियारा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इन क्षेत्रों को दियारा क्षेत्र कहते हैं। जैसे नदी के किनारे, अपन साधारण एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे नदियों के किनारे, या फिर अपन कह सकते हैं मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे वर्षा ऋतु के समय वो जल के अंदर डूबे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु जाती है उस टाइम पर वह मैदान खाली हो जाते हैं, तथा नदियों का पानी का स्तर कम होने पर वहां पर जो खेती की जाती है वो क्षेत्र तो कहलाता है दियारा क्षेत्र, और जिस स्थान पर उसकी खेती की जाती है उसके क्या कहते हैं, दियारा खेती कहते हैं। जैसे आगे देखते हैं अपन, अब वापस इसकी एक बार परिभाषा देखते हैं। ऐसे खेत जो वर्ष में एक निश्चित समय में तो जल में डूबे रहते हैं, इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, दियारा क्षेत्र कहते हैं। इस दियारा क्षेत्र में पानी खत्म हो जाने के बाद, दियारा क्षेत्र में पानी खत्म हो जाने पर उन स्थानों पर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं, दियारा खेती कहते हैं। उन स्थानों पर की जाने वाली खेती को दियारा खेती कहते हैं। जैसे तरबूज की खेती की जाती है। तरबूज की खेती अक्सर आप देखते होंगे नदियों के किनारे की जाती है, नदियों तालाबों के किनारे की जाती है, क्योंकि वहां दियारा क्षेत्र होता है, वहां पर जल सूख जाने के बाद वहां पर खेती की जाती है तरबूज, खरबूज और ककड़ी की। तरबूज, खरबूज और ककड़ी की खेती की जाती है, दियारा खेती की जाती है। दियारा खेती के बाद में अगली इंपॉर्टेंट परिभाषा की बात करते हैं अपन, ले फार्मिंग के बारे में। ले फार्मिंग किसे कहते हैं, वैसे तो साधारणतः अगर इसका जो परिभाषा देखते हैं तो ले फार्मिंग जहां पर चारे वाली फसलों की खेती की जाती है उसे ले फार्मिंग कहते हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक जो परिभाषा है वह है किसी भी खेत में लगातार 2 वर्ष, या इससे अधिक समय के लिए चारे वाली फसलों को उगाना क्या कहलाता है, ले फार्मिंग कहलाता है। चारे वाली फसलों को उगाना ले फार्मिंग कहलाता है। शॉर्टली जो अपन बोलते हैं चारे वाली फसलों को उगाना ले फार्मिंग कहलाता है, लेकिन इसे पूरी परिभाषा ये है कि इसमें लगातार 2 वर्षों या इससे अधिक
समय के लिए चारे वाली फसलों को लगाना ले फार्मिंग कहलाता है। अगली परिभाषा है टेरा फार्मिंग। टेरा फार्मिंग किसे कहते हैं? इसका संबंध मंगल ग्रह से है। इसका संबंध किससे है? मंगल ग्रह से। टेरा फार्मिंग का संबंध मंगल ग्रह से है। तो मंगल ग्रह पर जो वातावरण है सेम टू सेम वैसा ही वातावरण पृथ्वी पर प्रयोगशाला में तैयार कर पृथ्वी पर प्रयोगशाला में मंगल ग्रह की तरह वातावरण तैयार कर वहां पर जीवन यापन करने की संभावना को व्यक्त किया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा। इसे क्या कहा जाता है? टेरा फार्मिंग कहा जाता है। इसका संबंध किससे? मंगल ग्रह से। पृथ्वी पर ही मंगल ग्रह जैसा वातावरण प्रयोगशाला में तैयार कर पृथ्वी पर ही मंगल ग्रह जैसा वातावरण प्रयोगशाला में तैयार करके वहां पर जीवन व्यापन, यहाँ पर जीवन व्यापन करने का अध्ययन, जीवन का अध्ययन करना है, जीवन यापन करने का अध्ययन करना क्या कहलाता है? टेरा फार्मिंग कहलाता है। अगली परिभाषा है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी किसे कहते हैं? एक फसल का दूसरी फसल पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव एलिलोपैथी कहलाता है। एक फसल उगी हुई है, दूसरी फसल पर उस फसल का दूसरी फसल पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? एलिलोपैथी कहलाता है। जैसे सूरजमुखी की जड़ों से निकलने वाला रसायन, सूरजमुखी की जड़ों से निकलने वाला रसायन गेहूं व मटर के अंकुरण को रोक देता है। तो ये क्या हुआ कि एक फसल सूरजमुखी है, दूसरी फसल गेहूं या मटर हो गई, तो सूरजमुखी की जो जड़ों से जो रसायन निकलता है वो गेहूं के और मटर के अंकुरण को रोक देता है। तो ये क्या हो गया? हानिकारक प्रभाव हो गया एक तरह से। तो इसे क्या कहा जाएगा? एलिलोपैथी कहा जाएगा। एक फसल का दूसरी फसल पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव क्या कहलाता है? एलिलोपैथी कहलाता है। जैसे सूरजमुखी की जड़ों से निकलने वाला रसायन गेहूं व मटर के अंकुरण को रोक देता है। गेहूं व मटर के अंकुरण को रोक देता है। क्या कर देता है? अंकुरण को रोक देता है। तो आज के लिए इतना ही काफी। अपन ने क्रॉपिंग सिस्टम के पूरे जो पॉइंट थे विस्तार से अध्ययन कर लिया है। मेरी तरफ से कोई भी पॉइंट छूटने की कोशिश नहीं है इसके अंदर। अगर कोई पॉइंट छूटा होगा तो वो लाइव क्वेश्चन आंसर के अंदर उसे ले लेंगे अपन। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दीजिए एवं आगे से आगे शेयर करिए जिससे जरूरतमंदों को वीडियो मिल सके।